ठीक है, वी गिवन वी वर टू डू 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। और नहीं किया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, हमने नहीं किया होगा और बहुत ही बहादुरी वाली बात हो जाती है। नाउ दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल व्हाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बिकम्स मिसलीडिंग। ठीक है, ये डी और ये सी और ये बी और ये एफ। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ वाई। सो इन दिस क्वेश्चन ये वाला 5y है एंगल, ये 2y है और ये भी 2y है। इन सबको ऐड करोगे 1 2 3 4, 18y इज इक्वल टू 360। सो y इज इक्वल टू, वो भी कर सकते हो। हाँ जाना, बताओ क्या गलती लग रही है इसमें बेटा। मैम मैंने वही फिगर कल हाँ ठीक। कॉपी करी हुई थी इसलिए नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हमें सेकंड मैम क्वेश्चन। मैंने मैंने ये टू दिस इज 100, ये दिया हुआ है 80, यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया है y और यहाँ दिया है z। सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, हाँ जी क्या चाहिए, z की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्रीज। ठीक है, सबसे इजी इसमें z है। व्हाट अबाउट x, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो 100 डिग्री। व्हाट अबाउट y, x और y बिल्कुल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो अगर 80 के साथ निकालना है तो ये 80 है, ये भी 80 होगा, ये 100 हो जाएगा। इन एनी केस मतलब किसी तरह से भी निकाल सकते हो, देर इज नो वन रूल। y की वैल्यू 100 है, z की वैल्यू 80 है, x भी 100 के इक्वल। ठीक है इतना। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, उसके बाद प्रूव वाले क्वेश्चंस रह गए हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्लास में, देखो इसकी मैं कोई एक्स्ट्रा वर्कशीट नहीं दे रही, बिकॉज ज्योमेट्री के लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट तब होती है जब हम उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इजी हैं। व्हाट आई डू इज मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा दूंगी जो पेपर में आते हैं और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी, तो आपके जो नोट्स होंगे वो आपका रजिस्टर होगा। जब भी क्लास प्रैक्टिस करनी है मेक श्योर कि आप इस रजिस्टर को ओपन करके प्रैक्टिस कर रहे हो। नोट आस्ती में कहाँ से पढ़ना है, बुक से तो पढ़ना ही है, बुक के अलावा सारे नोट्स आपकी नोटबुक में होंगे। बात समझ में आई। तो इसकी कोई एक्स्ट्रा वर्कशीट मैं नहीं दूंगी, मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी सारे क्वेश्चन क्लास में ही करवाऊंगी अभी। ठीक है, चलो एक है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन विच इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये वाला करना, 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन, स्टॉप। L is parallel to M is parallel to N, so this is L M N। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये है ए एंड बी और ये है सी डी। ठीक है, दिस इज एंगल 1 2, ये एंगल 3 लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 30 डिग्रीज, ये लिखा है 4, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल 5 है और ये एंगल 6 और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्रीज। तो आपको सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6।
हो गया बेटा? करो काम। हम एक बार तो हो गया, गलत से ये नहीं पता। क्या? एक बार ही हो गया, अब गलत से ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। लाइन टेन एंगल के ना मैं पिछले साल के टेस्ट दे दूंगी आपको, वो काफी रहेंगे हमें। 3 टेस्ट है मेरे पास, उतने ही क्वेश्चंस कर लोगे सारे, आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। I'll see if I can do it. हाँ जी, हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? कुछ हुआ इसमें, कुछ बना? अच्छा, पहली बात तो इसमें कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, बिकॉज 30 डिग्री बन रहा है इन दो के साथ सारे। ठीक है, सो 30 डिग्री एंगल बन रहा है इस और इस लाइन के साथ, टू के साथ वो वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, एंगल टू 30 के साथ वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है, दिस लाइन शुड गो लाइक दिस, इसका चलने का वे ये होता। ठीक है, तो अगर आपने 4 और 60 को भी इक्वल लिया है तो वो भी गलत है, ये ऐसे जाता। बात समझ में आई? तभी मैंने कहा था जब भी एक एंगल मिल रहा है उसकी टिप से, उसके वर्टेक्स से एक्सटेंड करके देख लो उसकी आर्म्स, तभी वर्टिकली ऑपोजिट बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है, मतलब अगर मैंने एक एंगल ऐसे ड्रॉ किया है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट कब होगा? जब इसकी टिप से ये ऐसे एक्सटेंड हुआ और इसकी टिप से ये ऐसे एक्सटेंड। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक है, दीज आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब सबसे पहले तो अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, यू कैन फाइंड एंगल 3। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 150 डिग्रीज। लीनियर पेयर से हमने निकाल लिया, तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, जैसे हमने एंगल्स निकाला है एंगल 3 हमने वैसे निकाल लिया, ऐसे एन एंगल 7, एंगल 5 120 डिग्रीज, ये भी लीनियर पेयर से निकाला, सबसे आसान है। देखो इसमें एंगल 1 ही नहीं, पहले कि मुझे एंगल 1 ही निकालना है फिर एंगल 2 निकालू फिर एंगल 3 निकालू, ऐसा नहीं होता। जो आपने चीज आपको पहले समझ में आ रही है उसे निकालो, लास्ट में आंसर में उसको नंबर वाइज लिख दो कि एंगल 1 इज दिस, एंगल 2 इज दिस। समझ में आई बात? नाउ इफ आई फाउंड एंगल 3, देन आई कैन फाइंड एंगल 4। ठीक हो गया? एंगल 3 अगर मेरे पास है तो एंगल 4 आ सकता है। एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी? 3 के साथ क्या रिलेशन है एंगल 4 का? को इंटीरियर। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे भी एंगल 4 जो है वो 30 डिग्री ही था फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई, एंगल 4 की आ गई, एंगल 5 की आ गई, एंगल 6 निकल सकता है। एंगल 6 भी किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। ये भी आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या को इंटीरियर से आप निकाल सकते हो। अब रहता है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब एंगल 1 एंगल 2 जो पैरेलल लाइंस के साथ बन रहा है ना, वो ये है। एक तो ये लाइन है, और जो 2 बना है, इसके लिए ना मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करती हूँ, अगर सबसे इजी काम करना है मुझे, मैं इसको, इस लाइन को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दूं। ठीक है,
इस लाइन को फर्दर ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एंगल वन ये सारा है, इस पोर्शन को एक्स कर दिया। ठीक है, मतलब इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एंगल वन, इसको वाई ले लिया। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एंगल वन, इट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू इज 150 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर हो गया? लिख लो इन सबको। एक्सटेंड किया है 30 डिग्री वाली लाइन को फर्दर, सो y की वैल्यू बनकर आ गई है एज 150 डिग्रीज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। व्हाट अबाउट x? x प्लस एंगल 2 इज 30 डिग्रीज। ठीक है, और हमारे पास 3 से नहीं निकल सकता, मतलब ए बी और उसको यूज करना ही पड़ेगा। और क्या चीज कर सकते हैं, क्योंकि वही हमने यूज नहीं किया है, दैट इज व्हाट वी नीड टू यूज। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करती हूँ, ये पैरेलल लाइंस है ना, इफ आई मूव इट, फिर तब आंसर आएगा। मैम हाँ, मैम इसमें ऐसे नहीं यूज कर सकते कि हमारे पास एंगल 3 की तो वैल्यू 150 है, उसको लीनियर पे से करेंगे तो वो हो जाएगा 30, तो और वो एंगल एंगल बाइसेक्टर जैसे नहीं यूज कर सकते नहीं नहीं उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे आसान है, मुझे ए बी और उसको ही यूज करना होगा, सी डी को। सो इफ आई यूज ए बी एंड सी डी, और एक ट्रांसवर्सल ले, क्योंकि मुझे एंगल वन एंगल टू निकालना है। ठीक है, इसमें बस यही होता है, एंगल वन एंगल। सो इफ आई टेक दिस एंटायर एंगल, ये है इसमें, नहीं, दिस इज 60। एक बार मुझे फिगर दोबारा बना, तभी होगा। डी और ये सी है, और यहाँ से इसके जो, चलो, अब now ये हो गया ए, ये बी, ये सी डी, दिस इज एंगल वन टू, ये थ्री है, यहाँ 30 डिग्री मेंशन किया हुआ था, ये एंगल फोर है, ये एंगल फाइव है, यहाँ 60 मेंशन किया हुआ था, और ये एंगल सिक्स। ठीक है, सो अगर ये 60, तो एंगल सिक्स भी 60 है, विच इज फाइन, तो मैंने इसको 60 डिग्री निकाल लिया।
राइट। मतलब यहाँ पर ना सिर्फ इसको, जो हमारी सी डी पैरेलल है ना ए बी को, उसको हमें एक्सटेंड करके ही करना है। मतलब इन दो पैरेलल लाइंस को हमें साथ साथ देखना है। ठीक है, नाउ दे आर लुकिंग लाइक पैरेलल। मैंने ए बी और सी डी को पूरा एक्सटेंड करके पैरेलल बना लिया, बिकॉज इसी को अब यूज करेंगे, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं पाओगे। बात समझ में आई सबको? ठीक है। 30 डिग्री एंगल ये था, है ना? तो 30 डिग्री के साथ एंगल 4 आपका 30 डिग्री आ गया था। एंगल 4 भी 30 डिग्री आ गया। एंगल 5 आ गया था 120। ठीक है, एंगल 5 वॉज 120 डिग्री। तो मैं एंगल 5 को भी इरेज कर रही हूँ। ठीक है, नंबर को इरेज कर रही हूँ। सो यहाँ पर आ गया था 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, और एंगल 3 की वैल्यू थी 150। सो दिस कंप्लीट एंगल इज 150। ठीक है ना? हम्म। तो एंगल 2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, नहीं वो नहीं आएगी, बिकॉज ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, सो ये है एंगल 2। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्स। तो ये कुछ ऐसे है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सी बी को, सी बी। ठीक है, तो ये गया ए, यहाँ पर था पॉइंट बी, यहाँ पर था पॉइंट सी, बी सी इस ट्रांसफर। ठीक है, कुछ ऐसे फिगर को इसको मैंने यहाँ अलग कर लिया। अब आपको जो एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला 30 डिग्री, अगर मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, आप ये वाला, अब देखो कैसे निकाल। 1 और 2 की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई नहीं। अच्छा, अब ये आ गया इसमें, क्योंकि हमने इसको और इसको एक्सटेंड किया है, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक ये लाइन। सो दिस इज कमिंग एज, ये वाला एंगल कितना आ गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। और ये एंगल्स इक्वल हो गए? नहीं। हाँ, ये वाले नहीं। दिस इज पैरेलल, ये पूरा एंगल होना चाहिए। क्या हो रहा है इसमें, बताओ, दिमाग ही नहीं चल रहा, रुको। फिगर तो सही है। जब हैव टू फाइंड एंगल 1, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके equal। ठीक है। जो एंगल 2 है, वो यहाँ पर इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि आपने ट्रांसवर्सल पूरी कर ली। और जो ये एंगल 1 है, ठीक है, तो ये भी यहाँ इसके इक्वल। ठीक है, यहाँ से ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो एंगल 2 भी 60 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद है वी टॉक अबाउट एंगल 1। अगर मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो and these two are parallel, this is the transverse। बनाओ, मैंने भी यहाँ पर पूरी वो बनाई हुई है। So this is, ये हमारी कंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, ये हमें बेसिक फिगर दी हुई थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन ना एक ऐसा एग्जाम्पलर में भी है, और इसमें होता यही है कि आपको जो पैरेलल लाइंस टूटी हुई सी गिवन है ना, इसको कंप्लीट करके ट्रांसवर्सली ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई अपनी बुक पर, पहले एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी के ना 2 क्वेश्चंस हमें बड़े ध्यान से करने हैं, एंड समटाइम्स वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है,
जो कि है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। पहले वो करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल 5 करवाऊंगी। एग्जाम्पल 5 में आज 2 फॉर्म्स करवाऊंगी उसकी, और फिर आपको उसकी बाकी मे बी आफ्टर मंडे या ट्यूसडे करवाऊं। क्लियर है इतना सबको? लिख लिया? लिख लिख। क्वेश्चन नंबर 5 मिरर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ यूज होंगे। PQ एंड RS आर टू मिरर्स। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 6.3, जिसमें मिरर्स के बारे में कहा गया है। तो आपने रिफ्लेक्शन के रूल्स ना साइंस में पढ़े होंगे, तो ये उन्हीं चीजों को साथ में यूज करता है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स। तो मिरर को शो करने के लिए ना ऐसा शो बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है, दिस इज द साइड जहां पर इमेज बन रही है। ठीक है, तो एक रे जा रही है AB, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, है ना? An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along path BC and strikes the mirror RS at C, again reflects back along CD. तो CD reflected ray हो गई, AB is the incident ray, CD is the reflected ray. Prove that AB is parallel to CD. So given हमें है PQ and RS are parallel mirrors. AB is the incident ray and CD is the reflected ray. टू प्रूफ में आ गया, AB पैरेलल CD। अब आ जाओ प्रूफ। प्रूफ से पहले ना, जब भी आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दी होती है ना, आप एक चीज ड्रॉ करते हो जिसको बोलते हैं नॉर्मल्स। ठीक है, और नॉर्मल क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है ना? ये भी तो होता है कि नहीं? 90 डिग्री पर हम लोग दो फ्रॉम B एंड C ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। साइंस में होते हैं तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स। यहां पर इट्स बेटर, इसको E और F ले लो। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स BE एंड CF। ठीक है, यह हमने ड्रॉ किया। BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में कि आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। एंड बाय थ्योरी, बाय प्रिंसिपल, ये पता होता है कि जो ये नॉर्मल्स ड्रॉ होती हैं ये अपने एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स बने ना, एंगल 1 एंगल 2, ये आपस में इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4, इसको एज अ रूल लेते हैं हम कि जो नॉर्मल्स है परपेंडिकुलर्स है वो एंगल्स को हमेशा बाइसेक्ट करेंगी। क्लियर हो गया इतना? सो नाउ सिंस PQ is parallel to RS and BE is perpendicular to PQ, BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS, therefore BE is parallel to CF। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो आपस में पैरेलल ही होंगे। डिफरेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो आपस में ये पैरेलल ही होंगे। BE इज पैरेलल टू CF। ठीक है, पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया। फिर मुझे पता है BE इज पैरेलल टू CF एंड BC इज ट्रांसवर्सल। सो कैन आई से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? Z बन रहा है ये, है ना? तो क्या बने ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई? आप लिखने की जगह ना देखा करो पहले, उसके बाद चाहे लिख लिया करो, बट पहले देखा करो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू सी एंड देन राइट, यू सी एंड देन राइट। यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द फिगर एज सच। फिगर में देखो क्या ये ऑल्टरनेट है। अगर मैं पूछ रही हूँ क्यों, लिखने की जगह ना पहले देखो कि क्या वो ऑल्टरनेट आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, ये अपने दिमाग से कि हमने क्यों नहीं इक्वल किया ऑल्टरनेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बात होगी। लिखना छोड़ देना, पहले लिखो मत। कॉपी नोट्स नहीं बना रहे हैं, हमें समझना भी है साथ साथ।
ठीक होगी बात? ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। फिर मैंने आपको कहा था ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो आपका साइंस का रूल है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, जो साइंस कह रही है आपको। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, जब मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लिया ना, तो यहां से मैं क्या करूंगी कि इफ आई टेक डबल ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2 इज 2 टाइम्स एंगल 3। ठीक है, अगर मैं दो एंगल्स को इक्वल कह रही हूं, उनका नंबर इक्वल है, मेजर इक्वल है, उनको डबल करूंगी, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल 2 है, 2 टाइम्स एंगल 2, ये बन जाता है एंगल एबीसी। ये समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब पूरा एंगल बीसीडी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एबीसी को देखो और बीसीडी को देखो, ये कोई एंगल बना रहे हैं, एबीसी बीसीडी। देखो, लुक एट एबीसी, ये देखो, ये ए बी और ये सी, ये वाला एबीसी और ये वाला बीसीडी, ये आपस में कोई एंगल्स बना रहे हैं। इन एंगल्स को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये आपस में क्या है? इक्वल। जब भी दो लाइंस जा रही हैं, जो भी ये एंगल बने, इनको तो बोलो ऑल्टरनेट। और जब ये इक्वल हो गए, तो जिन लाइंस के साथ बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक हो गया? तो इसके बाद हम लिखते हैं एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां लिख दिया, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD, hence proved। मतलब बेसिकली आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ किया, उनके हाफ इक्वल है, हाफ इक्वल है तो पूरा पूरा एंगल भी इक्वल होगा। और अगर पूरा एंगल इक्वल है तो जो हमारे वो एंगल्स एक प्रॉपर किसी रिलेशन में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। अब लिख लो इसको। वही कर, अब ठीक है, सारा एडजस्ट हो गया एक पेज में। अब आराम से लिखो, क्योंकि इसके बाद हमें करना है एग्जाम्पल 5, वो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर कॉन्वेंट में 5 मार्क्स में आया था ये। ठीक है, सितंबर टेस्ट में दिस केम फॉर 5 मार्क्स। और देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन भी नहीं है। हम तो मेंशन ही करना कि मतलब सिंपल विज्ञान में 1 इज इक्वल टू 1 मैं लिखूंगी नॉर्मल। लिख सकते हो, बाय साइंस का रूल है। ठीक है, लिख सकते हो, अदरवाइज लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पलर में रूल है। इसमें लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा जाता है। तो ये जो दो पार्ट्स बने हैं, ये इंसिडेंट के साथ बना है, ये रिफ्लेक्टेड के साथ बना है, ये इंसिडेंट के साथ बना है, ये रिफ्लेक्टेड के साथ। इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंस हो गई और ये रिफ्लेक्टेड होगी। तो इसमें बस इतना लिख देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ना यही एक्सेप्टेड है। बाकी मैं नॉर्मल वगैरह लिखूंगी ना, तो कोई टीचर्स एक्सेप्ट करती हैं, जो सिर्फ साइंस में, जो मैथ्स बेस्ड ही हैं। तो एग्जाम्पलर में ये लिखा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है,
ऐसे वाले क्वेश्चन मैं सच में बताती हूँ, जब मेरे क्लास स्कूल में मतलब व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई यूज्ड टू लुक एट दीस क्वेश्चंस, आई मीन लाइक दे आर प्रीटी ऑब्वियस क्वेश्चंस बिकॉज़ वी हैव बीन स्टडीइंग दिस इन साइंस लाइक फॉर इयर्स। हम लोग ये पढ़ रहे हैं चीज को, और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि वो रेज पैरेलल होंगी बिकॉज हम लोग खुद कह रहे हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल है। बस मैथ्स में बाय थ्योरी इसको प्रूव कर देते हैं। समझ में आ गया? यूज तो हम वही नॉर्मल के बिना इसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसको हम मतलब प्रूव नहीं कर सकते। वी नीड टू बाइसेक्ट दैट एंगल, तभी वो होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में जो स्टेटमेंट है ना, पहले उसकी जगह मैं आपको क्या करवाती हूँ, वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है और मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ। तो एग्जाम्पल 5 की ना वेरियस फॉर्म्स है, इसके 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जाम्पल 5 को मिलाकर ना 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं ऑन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं ऑन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 क्वेश्चंस होंगे ऑन को इंटीरियर एंगल्स। हर तरह के एंगल पे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या होता है कि अगर तो सेम टू सेम आ गया, आपको पहचानना कैसे है क्वेश्चन में दिया क्या है। दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन टू यू, नो फिगर विल बी गिवन टू यू। इसमें ना स्टेटमेंट दी हुई है। एग्जाम्पल 5 जो है ना, जो कह रहा है वो उल्टी चीज है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हमें पैरेलल लाइंस गिवन होती है, हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां पे ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नाउ प्रूव लाइंस आर पैरेलल। तो एग्जाम्पल 5 इज अ टाइप ऑफ कन्वर्स। तो जहां पर आपको प्रूव करना हो लाइंस आर पैरेलल, तो वो एक तरह से कन्वर्स होता है थ्योरम का। वो उल्टा उल्टी चीज कह रहा है, मतलब हमें तो स्ट्रेट अवे दिया होता है लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब मैं कह रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, सो प्रूव लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 5 है उसमें कहा क्या जाता है कि आपको दो, मतलब अगर इसका मैं इन क्वेश्चन पर आती हूं मैं, आई एम नॉट गोइंग फॉर एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में लिखो, एग्जाम्पल 5 का मेन फॉर्म लिख लो। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, ठीक है, prove that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। ये हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है, जहां पर हमने कहा कि एक पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ऐसी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपने फर्दर बाइसेक्ट किया। बात समझ में आई? ठीक है, सो आपके पास है टू पैरेलल लाइंस। आपका एग्जांपल 5 इसका कन्वर्स है। ये हमारा मेन रूल है जिससे फिर भी प्रूव करना आसान है। आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है, मेन जो लाइंस है वो पैरेलल है। अब आपने इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, तो चलो मैंने ये EF ड्रॉ कर दी। जो लेट मी डू इट लाइक दिस, यहां पर F लिख देती हूं, यहां पर G और H लिख देती हूं। अब ठीक है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एक ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई भी उठा लो, कौन से वाले लोगे? EFB क्यों लिया? बिकॉज सबसे इजी होता है। वी डोंट गो बाय EFA। हमारा जो राइटिंग प्रिंसिपल होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, तो दैट्स व्हाई वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी फील कंफर्टेबल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये वाले दो भी ले सकते हो, पर हमने यही लिए बिकॉज बाय प्रिंसिपल वही लिए जाते हैं। तो कहते हैं कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसमें से उठा लो। आपने एक पेयर उठा लिया, तो मैंने लिए एंगल EFB एंड एंगल FGD। इनको क्या करना है? बाइसेक्ट। ठीक है, तो इनके हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। बाइसेक्टर्स, इनको हाफ हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब कहते, मान लो ये बना है EFG, H भी लिख दिया, तो E के साथ आई कैन राइट P और यहां पर लिख देती हूँ R। ठीक है, तो कहते जो ये बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं ना, ये पैरेलल है, इनको प्रूव करना है। क्वेश्चन की दो फॉर्म होती है कि पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, उसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाए, वो पैरेलल, उनको पैरेलल प्रूव करना है। इसका जो अब बुक में दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि हमने दो लाइंस ड्रॉ की और ट्रांसवर्सल बनाई। पैरेलल नहीं दिया हमें, हमें कहा कि कोई भी जनरल मैंने दो लाइन जैसे ड्रॉ कर दी, इन पर हमने ट्रांसवर्सल बनाई।
अब ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो जब मैंने इनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, इनको मुझे पैरेलल बनाना है, राइट। अब क्या करना, दो स्टिक्स लेना, अगर कोई लंबी सी स्टिक्स हो, टूथपिक्स हो, इनको पैरेलल नहीं रखना, इनको किसी भी वे से, मतलब दिस इज समथिंग जो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो कि इफ आई कीप टू लाइंस लाइक दिस, राइट, एंड इफ आई ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, अगर मैं एक्चुअल इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन इनको पैरेलल करने के लिए ना इन दोनों लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा, आपकी जो मेन दो लाइंस हैं उन्हें पैरेलल होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए ना, वो तो पैरेलल निकल गए, यहां पे हमें प्रूव करना था, वहां पर दिए हुए हैं, दो लाइंस ड्रॉ की, ट्रांसवर्सल बनाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाए, बाइसेक्टर्स बनाने के बाद रियलाइज की वो तो पैरेलल है, तो अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब हमारी लाइंस भी पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टार्टिंग, वो उसका कन्वर्स हो गया कि हमें दिया हुआ है कि ए बी गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एच इज द ट्रांसवर्सल। देन वी आर गिवन एफ पी बाइसेक्ट्स, इसको लिख लो, लिख लो क्योंकि गिवन ही है ना, ई एफ बी, और जितना मुश्किल क्वेश्चन है ना उतना ही इजी इसका प्रूफ है, और सबका प्रूफ एक जैसा ही है, जी आर बाइसेक्ट एंगल एफ जी डी, एफ पी जो है वो बाइसेक्ट करता है ई एफ बी को, और जी आर बाइसेक्ट करता है एफ जी डी को। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ईपी एफ पी इज पैरेलल टू जी आर, कि बाइसेक्टर्स पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा लिखना कम हो तो मैंने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 कर दिया, कर सकते हो ना, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। क्लियर हो गया? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका पहले प्रूफ एक बार देख लो। मुझे पता है एफ पी बाइसेक्ट्स एंगल ई एफ बी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसे ही जी आर बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी डी, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एच इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, ई एफ बी का हाफ कौन सा है, एंगल 1 भी एंगल 2 भी, एफ जी डी का हाफ क्या है, एंगल 3 भी एंगल 4। ठीक है, तो मैं क्या ले रही हूं, देयरफॉर वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मैं इन वाले हाफ्स को लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इनको हटा दूं, मेन पैरेलल लाइंस को, एंगल 1 एंगल 3 क्या लग रहे हैं आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस भी पैरेलल होंगी, कौन सी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी फिर, एफ पी एंड जी आर। ठीक है, तो आपने हमेशा यही करना है, आपने कहना है कि एंगल 1 उनके हाफ्स को इक्वल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद विल राइट एज दे फॉर्म, अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट किया है ना तो बनेंगे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ corresponding angles, therefore EFP is parallel to GR। बस बस समझना मुश्किल है,
कि लिखना कैसे है और क्यों वो कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। रट्टा मारोगे तो प्रूफ ऐसे ही आएगा। बस समझना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी या वो बाइसेक्टर्स पैरेलल। बात समझ में आ गई सबको ये? अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम्पल 6 है वो इसका कन्वर्स है, वो भी कर लेते हैं। उसके बाद बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो ट्यूसडे करवाऊंगी, मंडे टेस्ट है, कल आपके पॉलिनोमियल्स की पूरी डाउट सेशन होगा एक तरह से। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है फुल चैप्टर के वो सब आप लेकर आओगे। आपके टेस्ट पेपर के डाउट्स हैं कुछ भी जो है वो सारे करने हैं, और मंडे का टेस्ट मुझे फिर भी प्रॉपरली चाहिए आपका। फिगर सेम रहेगी। जब हम एग्जाम्पल 5 करेंगे ना तो फिगर सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस गिवन टू प्रूफ चेंज होगा, देखना। एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल 5 नहीं था, ये इसका कन्वर्स था जो मैंने अभी करवाया है। अभी एग्जाम्पल 5 दूसरे वे से दिया हुआ है, उसको करना है। ठीक है, इरेज कर रही हूँ सारा, मैं जो जो मुझे चाहिए मैं वही रख रही हूँ, बाकी सब मैं इरेज कर रही हूँ। एग्जाम्पल 5 में देखो क्या लिखा है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस नहीं लिखा हुआ, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ, किसके बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में ही होंगे, एक एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता नहीं है, तो पेयर इसलिए लिख दिया। तो बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, line in transversal intersects two lines, bisectors of corresponding angles are parallel, then prove that जो पहली वाली लाइंस मेंशन की हुई है, टू लाइंस आर पैरेलल। वो टू लाइंस कौन सी हुई, नाम दो यहां से, कौन सी वाली लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, कौन सी लाइंस होंगी यहां पर इस फिगर में, बताओ। ए बी एंड सी डी, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ, गिवन मतलब क्या हो गया, एफ पी इज पैरेलल टू जी आर। तो देखोगे क्वेश्चन में पिछले वाले में प्रूफ किया था एफ पी पैरेलल जी आर, या गिवन है। ठीक है, एफ पी बाइसेक्ट्स एंगल ई एफ बी एंड जी आर बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी डी। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव करना है कि जो दो मेन लाइंस है वो पैरेलल है। एग्जाम्पल 5 इज टू प्रूव द मेन लाइंस आर पैरेलल। जो मैंने करवाया था वो बाइसेक्टर्स पैरेलल हो गए। बात समझ में आई? यहां पर गिवन क्या है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल है, आप प्रूव करो मेन लाइंस पैरेलल है। वहां था मेन लाइंस पैरेलल है, आप प्रूव करो बाइसेक्टर्स पैरेलल है। ठीक है, तो वो बाइसेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग के भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट के भी हो सकते हैं, और वो को इंटीरियर के भी। तभी हमने 6 क्वेश्चंस के, और 6 की अलग अलग फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो टू लाइंस आर पैरेलल मतलब ए बी पैरेलल सी डी का है क्वेश्चन में। और अगर बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स पैरेलल, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, तो फिर हमारे बाइसेक्टर्स को पैरेलल करना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में डिफरेंस टू प्रूव करना है, स्टार्ट यही करेंगे कि एफ पी बाइसेक्ट्स एंगल ई एफ बी, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जी आर बाइसेक्ट्स एफ जी डी, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब पैरेलल लाइन कौन सी दी हुई है हमें, एफ पी पैरेलल जी आर, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, ई जी इज द ट्रांसवर्सल, है ना। ई एच लिख लो, ई जी इज ट्रांसवर्स, ई एच इज ट्रांसवर्सल। तो इसमें मैं लिख सकती हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो डबल ऑफ एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 3। अब एंगल 1 का डबल क्या होगा, एंगल ई एफ बी। एंगल 3 का डबल क्या होगा, एंगल एफ जी डी। ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये पूरे पूरे एंगल को इक्वल कर रहे हो आप, देखो ये पूरे एंगल को कह रहे हो, और यहाँ इस पूरे एंगल को बोल रहे हो, और ये तो बन ही रहे कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, फिर वही बात,
as they form a pair of corresponding angles, therefore AB is parallel to C. बात समझ में आ गई? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस समझना इसका मुश्किल है। अच्छा, यहां पर ना एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगी, यहां पर ना एक और चीज लिख लो, हाफ ऑफ एंगल ई एफ। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल एफ जी, ये लिख लो, क्योंकि डबल डबल यूज कर रहे हैं ना, तो डबल समझ में आ ही गया यहां से कि 2 टाइम्स एंगल 1 करोगे तो ई एफ भी आएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 करोगे तो एफ जी भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब यही हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं विद ऑल्टरनेट, और यही करने हैं विद को इंटीरियर, वो हम करेंगे ट्यूसडे की क्लास को। पर अभी के लिए क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया सबको? ये घर जाके इन सबको रिवाइज करना। नेक्स्ट वीक आई फिनिश विद पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 का टेस्ट मंडे को होगा। उसके बाद आपके लाइंस एंड एंगल्स के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो मे बी फ्राइडे या सैटरडे को, इरिस्पेक्टिव साइंस का टेस्ट है या नहीं है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे को लाइंस एंड एंगल्स का एक बार मैं बुक क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी, बस सिर्फ बुक के क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? सिर्फ बुक के, कोई एमसीक्यू कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ बुक के मुझे प्रूफ लिख कर आने हैं, तो रट्टे मारने शुरू कर दो फिर। समझ में आ गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की थ्योरम और बुक के सारे एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा। ये हो गया इतना? अब एक क्वेश्चन लिखो विच सेज ठीक है, तो एंगल BOC इज 7x प्लस 20 एंड एंगल COA इज इक्वल टू 3x। फाइंड द magnitude of x which makes AOB a straight line। MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तुमने क्या आंसर किया है? ये 16। ठीक ये बोल दो, बुक का ही हो गया। बाइसेक्टर्स, ये कम करो। If the bisectors of pair of objects and ये वाला उसका प्रूफ अलग हो गया, कन्वर्स यही कन्वर्स। सम ऑफ एंगल्स तो 180 करके ही करना है। लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो थ्योरम है। ये तो ये करवाना है, इसी का जो मैंने करवाया ना एग्जाम्पल 5 के 6 फॉर्म्स करवा रही हूँ, उसका ये वाला फॉर्म है। ये आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन की तरह भी आता है, कोऑर्डिनेटर्स में भी बहुत यूज होता है ये चीज। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ पैरेलल लाइंस आता है। ये तो मैंने कहा था ना, इसी को यही अब ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर की तरह। हाँ जी, हो गया ये। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है इसमें, है ना, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? 180। तो 7x प्लस 20 प्लस 3x किसके इक्वल होना चाहिए? 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। बस ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, और इसी को हमने सॉल्व करना है दिमाग लगाकर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, फटाफट से लिख के जाओ। चलो जाओ, होमवर्क में देना था बता।